हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा में फिजिक्स में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात या फिर उसी को हम लोग कह रहे थे गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल बेसिक शुरू किया था। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बाद लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से प्रयोग हैं जो कि करके ये बताए गए कि अगर किसी धारावाही चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके लिए हेनरी ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, उसको भी हम लोगों ने अध्ययन किया था 1720 के आसपास। लेकिन हेनरी ओरस्टेड ये जो है बताने में असफल रहे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान वो कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी। इसके लिए हम लोगों ने नियम पढ़ा था, इंपॉर्टेंट नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक तार है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। लेकिन बायो-सेवर्ट के नियम की भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। वो लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने कहा था कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा मैं पूरे तार के कारण नहीं बता पाऊंगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि इसमें से हम एक छोटा सा अल्पांश काट लेते हैं। इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैं बता दूंगा और वो मान कितना होता है, dB = म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर, है ना। और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान था, उसकी दिशा भी उन्होंने निर्धारित की। इसके लिए दो नियम था, एक दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और जो दूसरा नियम था वो था दाएं हाथ की हथेली का नियम। जिसे मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला था, बहुला का नियम। और यही नियम जो है इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, मान निकालने के लिए फॉर्मूला, दिशा निकालने के लिए ये नियम। इन दोनों नियमों से मिलकर के बना हुआ है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और साथ साथ दिशा भी बतला देता है। तो ये हम लोग जो अध्ययन कर चुके हैं, बाकी मात्रक वगैरह भी सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग कंडीशन में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके हम अलग अलग परिस्थितियों में कैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं कमल चंद्र मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल है @UP बोर्ड वल्ला 90। इसको आप अगर डालेंगे तो सीधे आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे। वैसे मेरे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड वल्ला कमल, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को प्लीज जो है सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद है तभी उसको लाइक कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है लाइक करने की। जब पसंद आए, समझ में आए क्लास, तभी आप लाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक, है ना, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा। इंग्लिश में सिर्फ हेडिंग क्या कहेंगे इसे हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करेंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें एक डेरिवेशन करेंगे हम लोग। जो डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट है वो है b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a विद इन द ब्रैकेट sin phi1 प्लस sin phi2। इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इस फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लास 12 के लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। हेडिंग बना लीजिएगा और इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, समस्या है कुछ, ठीक है ना, बोर्ड के लिए कि बोर्ड का साइज बहुत छोटा है ना। मैंने पहले ही कहा है कि आप बोर्ड का साइज आप लोगों को निर्भर करता है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं, कितना आप लोगों को समझ में आता है वीडियो, और इसके बाद हम बोर्ड का साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अपने हैंड रिटन नोट बनाएंगे तब कुछ समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है, स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। और प्रयास कीजिए कि नोट्स बनाइए, स्वयं नोट्स बनाइए इसका अपने ही भाषा में। तो एक हम लेते हैं तार, सीधा तार है। परिमित लंबाई का मतलब क्या होता है? परिमित लंबाई का मतलब है एक फिक्स्ड लेंथ का, जिसकी लेंथ क्या हो, कुछ फिक्स हो, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, कुछ फिक्स लेंथ इसकी हो। मान लेते हैं तार है ml, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये परिमित लंबाई का तार हो गया, धारावाही चालक तार हो गया, और हमें ज्ञात करना है इस तार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ से एक बिंदु O है और इससे A दूरी पर बिंदु P है, इससे A दूरी पर बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आप लिखोगे क्या इसको, अपने नोट्स में आप लोग लिखोगे कि माना एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक तार के बिंदु O से A दूरी पर, धारावाही चालक तार के बिंदु O से A दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये लिख लोगे आप अपने डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना, ये जो बिंदु O है ये बिल्कुल बीच में नहीं है ना। हम बिंदु O को बिल्कुल बीच में ले लेंगे तो डेरिवेशन और आसान हो जाएगा। लेकिन एक हम जनरल कंडीशन लेते हैं कि जो बिंदु O है वो बीच में न होकर के वो ऊपर अप साइड में या लो साइड में हो सकता है, ऊपर या नीचे हो सकता है, बिल्कुल बीच में नहीं है। तो हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो हर परिस्थितियों में डेरिवेशन हमारा लागू हो पाए उसके लिए कर रहे हैं। तो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इस बिंदु P पर चुंबकीय मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना है, हमें इसके लिए प्रयोग करना है बायो-सेवर्ट के नियम का। और बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि इस धारावाही चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो इससे एक छोटा सा अल्पांश काट लीजिए डेल्टा एल। तो वही काम हम करेंगे, इसमें से एक छोटा सा अल्पांश डीएल काट लेंगे। ठीक है, और इस अल्पांश के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इस अल्पांश के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। और उन्होंने कहा था कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके उसका होल का क्या कर देना, समाकलन कर देना, इस बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बायो-सेवर्ट का नियम याद हो तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि जो डीएल है, अल्पांश समझ लिया था, I धारा प्रवाहित हो रही थी,
ये अल्पांश dl है, और जो बिंदु P है इस अल्पांश से कितनी दूरी पर था, r दूरी पर, और थीटा कोण बनाते हुए जो बिंदु P था इस अल्पांश से r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए था। लेकिन यहां पर देखो तो जो अल्पांश से है बिंदु P की दूरी हमें नहीं दी हुई है, हमें जो दूरी दी है वो क्या दी हुई है, इस बिंदु O से P की दूरी दी हुई है a, तो ये वाली दूरी हमें इसमें दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे, ये डिस्टेंस को मान लेंगे r की माना है ना। अब उसके आगे क्या लिखोगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि इस चालकता mn पर एक अल्पांश dl काटा, इस dl से r दूरी पर बिंदु P स्थित है ना, इस dl से बिंदु P की दूरी r मान लेंगे इसको, और ये कितना कोण बनाती है, हमें कोण चाहिए था ना, ये वाला कोण चाहिए था, इस कोण को हम नहीं मानेंगे इसमें। देखो इसका डेरिवेशन कैसे करना है, इस बिंदु को m को P से मिला दो और n को P से मिला दो, ठीक है ना, m को P से मिलाया, n को P से मिलाया, यानी m तथा n को P से मिलाया, और इसके ये जो OP रेखा है, OP रेखा, ये वाली OP रेखा, इसके जो ऊपर कोण है ना, इस कोण को हमने माना φ1, और इसके जो नीचे कोण है यम तक, है ना, इस रेखा से यम तक जो रेखा जा रही है वो वाला कोण φ1 माना हमने, और इस मध्य रेखा से नीचे जो n तक रेखा जा रही है वो वाला कोण हमने φ2 माना, ठीक है ना। अब आप लोगों ने थोड़ा मैथ पढ़ा होगा, है ना, छोटी क्लासेस में मैथ पढ़ा होगा कि घड़ी की सुई के विपरीत यहाँ से, है ना, इसको हम कहेंगे रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन से संदर्भ रेखा से ऊपर की ओर जो कोण बनता है, ऐसे जो कोण बनता है घड़ी की सुई के दिशा में, वो कोण ऋणात्मक कोण होता है, और इस रेफरेंस लाइन से जो नीचे की ओर कोण बनता है वो धनात्मक कोण होता है, तो ये वाला कोण -φ1 और ये कोण +φ2, -φ1 +φ2, ठीक है। तो इसको, इस बिंदु को भी दिखा दो, इस बिंदु को आप मान लो Q, MNP, ये Q, ये O, ये दूरी कितनी है A, ये दूरी कितनी है R, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी पूरी L मान लेते हैं, है ना, माना OQ बराबर L। अब हमें क्या करना है, देखो इस अल्पांश dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो बायोसेवर्ट ने कहा था इस अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लो, है ना, सब कुछ तो हमें पता है, कोण नहीं पता है, तो देखो कोण कैसे मानना है, इस वाले कोण को इसमें मानेंगे थीटा, और ये लंबवत दूरी थी, ये यहाँ से लंबवत दूरी थी, यानी ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला कोण थीटा हमने मान लिया है, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण 90, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा बहुत ज्यामिति का प्रयोग कर लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये कोण थीटा, ये कोण 90, ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया। अब बायोसेवर्ट के नियम से लिखेंगे, बायोसेवर्ट के नियमानुसार, बायोसेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायोसेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र लिख लो केवल, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होता है बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर क्या होगा, dV = μ0/4π, धारा कितनी बह रही है I, अब IDL, तो IDL ले लो, IDL sin थीटा, अब यहां पे देखो ये वाला कोण थीटा है, लेकिन ये वाला कोण यहाँ पे कितना बना हुआ है 90, मतलब है ना। बायोसेवर्ट का नियम क्या था, बायोसेवर्ट के नियम में ये कोण लेते हैं अल्पांश से उस बिंदु P, यानी जो ये रेखा जा रही है इसका ये वाला कोण लेते हैं, उसमें कोण थीटा माने थे, लेकिन यहाँ पर कोण कितना है ये 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे sin 90 माइनस थीटा बटे, अब ये दूरी कितनी है r², तो r², ठीक है। अब प्रोसेस को हल कर लो, dV = μ0/4π IDL sin 90 माइनस थीटा, त्रिकोणमिति पढ़ा है क्लास 10th में, cos थीटा बटा के r², है ना, μ0/4π IDL cos थीटा बटे r²। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन करके चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे, इतना आसान है ना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आसान तो है
लेकिन बहुत आसान नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। देखो क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत ये है कि हमें क्या करना है, इस पूरे चालक तार के कारण यहाँ से यहाँ जो चालक तार है इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमने डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया है। अब इसमें डीएल के सापेक्ष समाकलन नहीं करेंगे, डीएल के सापेक्ष समाकलन नहीं करेंगे, बल्कि थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो थीटा देखो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है और थीटा यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा इससे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो दूरी r है वो भी चेंज होती जाएगी। देखो जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा वैसे दूरी जो r है, मान लो ये वाला कोण इतना न हो करके ये वाला कोण इतना है, ये वाला कोण इतना है, तो दूरी r क्या होगी, इतनी होगी। अब ये वाला कोण थीटा यहाँ से यहाँ तक बन गया, दूरी क्या होगी, r होगी। यानी थीटा के चेंज होने के साथ साथ r भी चेंज हो रहा है, इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, एक थीटा भी चेंज हो रहा है, साथ साथ में r भी चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज इसमें फिक्स करनी पड़ेगी। समाकलन जो होता है ना, समाकलन केवल एक के सापेक्ष होता है, या थीटा के सापेक्ष होगा या डीएल के सापेक्ष होगा, लेकिन इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज POQ में cos थीटा, ये है थीटा। देखो r को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि हमें r नहीं पता है, हमें पता क्या है, ये वाली दूरी पता है। तो जो चीजें हमें दी गई हैं हम उसी के रूप में हम अपना डेरिवेशन करेंगे। हमने तो ये दूरी r अपने इच्छा अनुसार माना था ना, तो इस दूरी r को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा और a के रूप में हटाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा हटाने के लिए देखो क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है, इस r को हटाने के लिए और dl को हटाने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है, वो जुगाड़ देखो। वो जुगाड़ ये है कि त्रिभुज POQ में cos थीटा, cos आप लोग पढ़े हो, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा के लिए ये भुजा आधार होगी और ये भुजा कर्ण होगी। तो आधार कितना है, a और ये है r कर्ण, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a/r। तो यहां से हम निकाल लेते हैं मान, किसको हटाना है, r को हटाना है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा, r इधर चला गया, cos थीटा नीचे, तो r इक्वल टू a बटे cos थीटा। r इक्वल टू समीकरण नंबर 1 बना देना। ठीक, r इक्वल टू हो गया a अपान cos थीटा। अब पता है त्रिकोणमिति में cos थीटा ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, sec थीटा बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। तो cos का रिवर्स क्या होता है, sec। तो r इक्वल टू क्या आ गया, a sec थीटा। समीकरण नंबर इसको 2 बना दो। ठीक, और इसी त्रिभुज में एक और चीज देखो, त्रिभुज POQ में ही यहीं पर निकाल लो tan थीटा का मान। त्रिभुज POQ में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसके लिए, यल, आधार क्या है, a है ना, लंब है इसके लिए यल, आधार कितना है, a, तो यल बाई a है ना। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है कि आवाज जो है थोड़ी स्लो जा रही है ना। प्रयास कर रहा हूं मैं तेज बोलने का, मैंने पंखा ही बंद कर रखा है। ठीक है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्मी हो रही है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये भी सब सही है। ठीक है ना, जिद है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ऐसे तुम लोग भी अपना जो है काम किया करो, किसी चीज को जिद बना लिया करो और अच्छी चीजों के लिए जिद बनाया करो और उस जिद को पूरा किया करो। तो tan थीटा इक्वल टू यल अपान a, हम क्या करते हैं, यहाँ से यल का मान निकाल, क्योंकि हमें देखो r को हटाना था, यहाँ से r हट जाएगा। अब हमें यहाँ पे dl को भी हटाना है, क्योंकि समाकलन जो करने वाले हैं ना थीटा के सापेक्ष करने वाले हैं, तो dl को भी हटाएंगे, r को भी हटाएंगे। तो ये dl इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गुणा कर दो, a tan थीटा, यल इक्वल टू a tan थीटा, यल इक्वल टू a tan थीटा। तो एक काम कर लो, इसका लिख देना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिख देना थीटा के सापेक्ष समाकलन नहीं, सॉरी, अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यल का अवकलन थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा, यल का अवकलन थीटा के सापेक्ष हो जाएगा dl अपान d थीटा, dl अपान d थीटा। ये तो हमें पता है, तो उसका अवकलन तो होगा नहीं। tan थीटा का समाकलन क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, sec स्क्वायर थीटा। ये आना चाहिए आप लोगों को, है ना। थोड़े बायोलॉजी वालों को दिक्कत हो सकती है, बाकी मैथ वालों को अवकलन पता होगा। तो tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। नहीं आ रहा है, एज इट इज इसको याद कर लो, तिरे गुणा कर दो, तो dl इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिरे गुणा करोगे तो a sec स्क्वायर थीटा
डी थीटा, इसको समीकरण नंबर 3 बना दो। ठीक है, तो dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये, समीकरण नंबर 3। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक ये किया कि हमें निकालना था एक परिमित लंबाई के तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम, और इस दिया क्या था, हमें दिया था इसके बिंदु O से P की दूरी a दिया हुआ था। तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, अल्पांश काटा। अल्पांश काटेंगे तो हमें ये वाला कोण भी चाहिए, दूरी भी चाहिए। दूरी हमने क्या माना, r माना, और ये कोण हमने थीटा माना। ठीक है, हमें केवल a पता है। तो अब बायो-सेवर्ट का नियम लगाया, dB इक्वल टू इस बिंदु P पर कितना हो जाएगा, म्यू/4 पाई आई dl sin थीटा। लेकिन ये वाला कोण थीटा हमने माना हुआ है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा बटे r स्क्वायर। sin 90 माइनस थीटा क्या पड़ा है, cos थीटा बटे r स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या क्या चीज हटाना है, इसमें देखो, या तो हम इसका समाकलन करेंगे अब, तो या तो थीटा के सापेक्ष करेंगे या dl के सापेक्ष करेंगे। तो इसका समाकलन dl के सापेक्ष करने पे नहीं आएगा, इसका समाकलन थीटा के सापेक्ष करने पर आएगा। तो dl को हटाना पड़ेगा, और एक दूरी r जो है दिया नहीं था, हमने अपने डेरिवेशन को करने के लिए माना है। तो dl को हटाएंगे क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है, और r को हटाएंगे क्योंकि r हमने अपने हिसाब से माना है। तो r को हटाने के लिए देखो, त्रिभुज PQ में ये काम किया गया, किसको, r को हटाने के लिए। और ये काम क्या, ये जो काम किया गया है किसको किया गया, dl को हटाने के लिए। ये दोनों चीजें जो है इस डेरिवेशन में यूज होंगी। समीकरण नंबर 1 में 2 से r का मान भर देना और 3 से dl का मान भर दो, बस काम खत्म है, डेरिवेशन हो गया, काम खत्म है। ठीक है ना। तो चित्र बनाना ध्यान से। चित्र कैसे बनाना, ये दूरी क्या माननी है हमें, यल माननी है, ये dl है, ये दूरी a है, दूरी r है, थीटा कोण माना 90 माइनस थीटा है। यहाँ से यहाँ तक कोण क्या है, फाइव माइनस फाइव 1, ये कोण कितना है, फाइव 2, क्योंकि जो ये एंटी क्लॉकवाइज कोण क्या बनता है, पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज कोण क्या बनता है, नेगेटिव। ठीक है, तो चित्र को बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, तो लिख देना यहां पे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से dB इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू/4 पाई आई। अब dl को हटाना है, dl को समीकरण नंबर 3 से हटाओ। dl का मान कितना है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। तो dl का मान यहां से हट गया, म्यू/4 पाई आई, dl का मान यहां से हट गया, cos थीटा वहां पे है, cos थीटा लिख दो बटे r स्क्वायर। r का मान समीकरण नंबर 2 से हटाओ, r स्क्वायर, r का मान कितना है, a सेक थीटा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो dB इक्वल टू म्यू/4 पाई आई a सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को पहले लिख लो, डी थीटा को बाद में लिखो, बटे ए का स्क्वायर सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मर गया, ए से एक ए मर गया। dB इक्वल टू म्यू/4 पाई, क्या बचा, आई कॉस थीटा डी थीटा बटे ए, है ना। यहां से एक वो कट गया था, तो आई cos थीटा डी थीटा बटे ए। ये किसका मान आ गया, dB का मान आ गया। लेकिन हमें निकालना है पूरे तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण। तो ये छोटे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। जब छोटे अल्पांश के कारण आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो dB का समाकलन इधर हो जाएगा म्यू/4 पाई, है ना। म्यू/4 पाई क्या होता है, नियतांक इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो नियतांक का समाकलन नहीं होता, वो बाहर चला जाएगा। धारा वो भी फिक्स है, वो भी बाहर हो जाएगा। दूरी ए हमें पता है, वो भी बाहर हो जाएगा, यानी I/A भी बाहर हो जाएगा। समाकलन केवल किसका होगा, समाकलन होगा केवल cos थीटा का, किसके सापेक्ष, डी थीटा के सापेक्ष। लेकिन हमें समाकलन करना था, तो कहां से कहां तक समाकलन करने पर मान चुंबकीय क्षेत्र का आएगा। तो जो चित्र बना था उसमें ये बिंदु O था, है ना, ये M, ये N, ये वाला कोण क्या माना था हमने, -φ1, ये वाला कोण क्या माना था, +φ2। तो समाकलन कहां से कहां तक करेंगे थीटा का, यहां से यहां तक करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे। तो समाकलन करेंगे हम, इसकी सीमा लेंगे, समाकलन की सीमा लेंगे। तो समाकलन की सीमा होगी नीचे -φ1, ऊपर +φ2। ये हो गई निम्न सीमा, ये हुई उच्च सीमा।
ठीक है, इसका समाकलन कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हो गया डेरिवेशन करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग किया है, थोड़ा सा चेंज किया है sin 90 माइनस थीटा। इसमें से हमको r को हटाना है, dl को हटाना है, r को हटाने के लिए ये काम किया, dl हटाने के लिए ये काम किया, दोनों का मान भर दिया, थोड़ा कटा पीटा, फिर दोनों बच्चों का क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक, -φ1 से +φ2 तक। ठीक, तो dB का समाकलन कितना हो जाएगा, b, dB का समाकलन b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज उधर जाएगा, i अपॉन उधर जाएगा, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, और लिमिट हमको दी हुई है -φ1 से +φ2, तो लिमिट चढ़ा देंगे इसका, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बटे a। अब लिमिट भरेंगे, एक बार थीटा का मान क्या भरेंगे, उच्च सीमा φ2, एक बार क्या भरेंगे -φ1, तो sin थीटा का मान भरेंगे φ2, तो क्या मिलेगा मान sin φ2, फिर किसका चिन्ह लगाना होता है बीच में, माइनस का, फिर हम क्या मान भरेंगे sin थीटा का मान क्या भरेंगे -φ1। अब sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो sin -φ1 क्या हो जाएगा, -sin φ1, माइनस माइनस प्लस, तो b मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a sin φ2 माइनस माइनस प्लस sin φ1, और यही था जो स्टार्टिंग में कहा था जो उनको डेरिवेशन करना था, ठीक है। इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका मतलब और बताए थे हम, गॉस बताए थे, ठीक है। इतना आएगा, ये इसका फाइनल डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो यही है, परिमित लंबाई के कारण सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, b = 4 पाई i अपान a sin φ2 प्लस sin φ1 या sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक। इसका जो डेरिवेशन किसी किसी किताबों में किसी और तरीके से मिलता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट इसका यही आएगा, तरीका कुछ और हो सकता है लेकिन रिजल्ट इसका ही आने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है, कोई एक तरीका फॉलो करो, ठीक है ना। तो ये तरीका मेरे हिसाब से छोटा है और सुटेबल है, सही है, सटीक है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डेरिवेशन करो, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है नोट्स ढंग से बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस पर जो है एक छोटा सवाल करेंगे, बिल्कुल हलवा सवाल करेंगे, आसान सवाल करेंगे। क्या है सवाल, एक तार है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बिंदु O से 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि यहां से कोण बना रहा है थीटा 30 डिग्री, और यहां से जो कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री। हमें क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। फार्मूला लिखोगे √4 पाई i बाई a sin φ1 प्लस sin φ2, तो b इसका मान बताए हैं √4 पाई का मान 10 की पावर -7, i का मान कितना है 2, धारा 2, a का मान भी कितना है 2, sin φ1 तो sin 30 और प्लस sin φ2 तो sin 45 डिग्री, ठीक है ना। तो b जो मान है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 30 का मान कितना होगा बताओ, sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, है ना। इनकी पावर हम बाद में लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2। sin 45 का मान होता है 1/2 और गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आसानी बिल्कुल आसान लिखो, इसका जो है मात्रा टेस्ला। इसको हल कर लेना, है ना। कितना हो जाएगा इसका लसर, 2/2, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2 (2), 10 की पावर -7 इतना टेस्ला, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल टू द फार्मूला सवाल था। बोर्ड पेपर में जो सवाल आता है वो भी टू द फार्मूला ही आता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। ठीक, आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। इस पर जो है एक और हम लोग सवाल करेंगे, थोड़ी सी इससे तब सवाल करेंगे।
इतना आसान सवाल नहीं, थोड़ा सा टफ सवाल करेंगे। जो टू द फार्मूला सवाल होता है, किताब में ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का काम है। और कोई सवाल फंसे तो आपको पता है कहाँ पूछना है, मेरा ग्रुप वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी सवाल डाल सकते हो, आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। और यदि कोई बात यहाँ पर तुम्हें अजीब लगती है, इसको समझ में नहीं आता है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल है, सवाल तो ये है कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा हमें दी हुई है, स्क्वायर है ABCD, जिसकी भुजा हमें दी हुई है 1 मीटर। तो 1 मीटर इसकी भुजा दी हुई है, और इसमें जो करंट है वो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, इस तरह से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, बह रही है सभी भुजाओं में। तो ये एक वर्ग है, तार से बना हुआ है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मीटर की भुजा है इसकी। हमें क्या करना है, इसके विकर्ण के कटान बिंदु, इसके विकर्ण के कटान बिंदु O पर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है ना। इनके विकर्णों के कटान बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो अगर ध्यान से देखो तो जो वर्ग है वो कितने तार के मिलने से बना है। तो ये वर्ग जो है कुल 4 भुजाएं इसकी, तो हम कह सकते हैं कि ये तार है, ये तार है, ये तार है, ये तार है, इन चारों तारों के मिलने से क्या बना है, वर्ग बना है, ठीक। और हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस चित्र को थोड़ा सा मैं तोड़ूं तो देखो ध्यान से, ये भुजा क्या है A, ये भुजा कौन सी है D, और इनकी विकर्णों कटान बिंदु क्या है O, ठीक है ना। और कंपेयर करो इसको पिछले चित्र से, तुलना करो इसको जो है पिछले चित्र से, तो क्या ही चित्र बना था, ये चित्र बना था ना। और उस चित्र में क्या था, हमें क्या चाहिए था, उस चित्र में हमें ये दूरी नहीं चाहिए थी, उस चित्र में हमें ये वाला दूरी चाहिए था, ये दूरी चाहिए था, है ना। और ये वाला कोण, ये वाला कोण चाहिए था, और इसमें धारा का मान चाहिए था। तो धारा का मान दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, है ना। धारा का मान इसमें 2 एम्पियर दे रखा है, भुजा दिया है इसका 1 मीटर। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये दूरी कितना होगा, तो कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना है दूरी 1 मीटर, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आधा मीटर, हाफ मीटर, है ना, 1/2 मीटर। तो ये दूरी हमको पता होगा। ये दूरी इसको किसे दिखाते हैं हम, A से, ये दूरी था ना, लंबवत दूरी A, है ना। इसके बीच से नहीं, कहीं पर बिंदु था, लेकिन यहाँ पर संयोग से बिंदु कहाँ है, बीच में है। तो ये दूरी क्या होगा, यहाँ पर A से दिखाएंगे इसको। और ये वाला कोण क्या था, φ1, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण होगा 45 डिग्री, और ये वाला भी कोण कितना होगा, 45 डिग्री। अगर तुम लोगों ने जानकारी थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी तो ये पता होगा कि ये कोण 45 होगा और ये भी कोण 45 होगा। तो φ1 और ये कोण क्या है, φ2। तो φ1 कितना है, 45, और φ2 भी कितना है, 45, है ना। तो इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, B बराबर, फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी डिराइव किए, μ/4π/I/A sin φ1 प्लस sin φ2। तो μ/4π का मान 10⁻⁻⁷, I का मान 2 एम्पियर, I का मान 2 एम्पियर, A का मान कितना, 1/2, तो 1/2 sin φ1 तो sin 45, sin φ2 तो sin 45। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, B = 4 × 10⁻⁻7। sin 45 का मान 1/2 में 2, sin 45 का मान 1/2 में 2, 1/2 में 2, 1/2 में 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 2/2 में 2, है ना, 2/2 में 2। तो B = हो गया 8 × 16, सॉरी 4 × 8, 4 × 8 बटे करड़ी में 2 गुणे 10⁻⁻7, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो एक भुजा के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया, एक भुजा के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, 8/2 10⁻⁷, ठीक है ना। तो मान तो आ गया इस बिंदु पर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या निकालनी है, दिशा भी तो निकालनी है इस बिंदु पर। मान तो आ गया, लेकिन दिशा किससे निकालेंगे इसका, इस बिंदु पर। दिशा निकालने के लिए क्या बताया था, बगुला वाला नियम। क्या करना है बगुला वाला नियम में, कि अपने
अंगूठे को इधर रखना है धारा की दिशा में, ये रखा, और अपने हथेली को इधर रखना है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात उधर रखना है, फिर अपने उंगली को घुमाना है। तो ये रख करके इसको घुमाएं, इधर आ रहा है बाहर की ओर, तो यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में किधर, बाहर की ओर, है ना। बल्कि इसको B1 से दिखा दो, क्योंकि ये एडी के कारण केवल एक तार के कारण है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, B1 इतना बाहर की ओर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके कारण, फिर यहाँ पर निकल इसके कारण, फिर यहाँ पर फिर इसके कारण, कुल 4 तार है। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या कोई कंडीशन चेंज हो रही है, जो कंडीशन यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ पे, भुजा 1 मीटर, भुजा 1 मीटर, 2 एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा, यहाँ भी कोण 45 बनेगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, धारा का मान चेंज होना नहीं है, ए का मान नहीं चेंज होगा, φ1 का मान नहीं चेंज होगा, φ2 का मान, तो कैलकुलेशन भी सेम होगा, तो इसके कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम आएगा। लेकिन दिशा देख लेते हैं, दिशा किधर आएगा, तो ए बी तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो तो देखो अंगूठा इधर धारा की दिशा में और अंगुली इधर रखना है, इधर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, उधर दिशा निकालना है, उधर रखना है अपना उंगली, घुमाओ किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर भी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किधर आ रहा है, बाहर की ओर। इसके लिए निकाल लो, यहाँ पे सेम वही कहानी है, 1 मीटर 2 एम्पियर 45, तो यहाँ पे किधर निकालोगे, बाहर की ओर, इसके कारण किधर निकालो, बाहर की ओर। तो हम देख रहे हैं कि एडी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है, एबी कारण भी वही है, बीसी कारण भी वही है, सीडी कारण भी वही है, और दिशा भी सबकी सेम है। तो इस बिंदु O पर कुल 4 चुंबकीय क्षेत्र है और चारों का मान भी सेम है और चारों की दिशा भी सेम है। तो लिखोगे कि बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना, लिख लो बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु O पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, अब इसके कारण इसके कारण इसके कारण सेम है, तो 4 गुना हो जाएगा, इस B1 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। क्यों 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि सब जुड़ जाएगा ना, सबकी दिशा समान है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके कारण चुंबकीय सब क्या है, बराबर है और दिशा भी सेम है, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा, B = 4B1। तो B = 4 × B1, B1 का मान कितना है, 8/2 गुणे 10⁻⁻7 इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो करड़ी में 2 को अगर परिमेयीकरण कर देना तो परिमेयीकरण करने पे ये कट जाएगा, 2 करड़ी में 2 दिया जाएगा, 8 × 16 करड़ी में 2 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इतना आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, है ना। तो ये भी सवाल बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछ लेता है कभी कभार, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया वो किया परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो डेरिवेशन ये आया है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत होगी कमेंट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो सवालें भी कर लेना और किताब सवाल लगाना, सवाल फंसे तो पूछ लेना, ठीक है ना। इसी जिम्मेदारी सवाल लगाने की आप लोगों की भी है। यहाँ पर सवाल में बहुत नहीं करा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जिससे सवाल कराना हमको लगे कि नहीं जरूरी है तो उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया, सवाल किया, ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना ही, ठीक। एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि जो मेरा चैनल है थोड़ा उसको जो है आप सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपकी और अधिक से अधिक मेहनत करूं, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, है ना, ठीक है।